आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है कौशल? जी सर। एक मिनट बेटा वेट करना, जरा मैं देख लूं किसी और बच्चे की इनरोलमेंट रिक्वेस्ट तो नहीं आई है। ठीक है। कौशल। जी सर। तुम्हारी आवाज पहुंचती है भैया। हमें नहीं सर सुनाई देती। अभी आ रही है कि नहीं आ रही? सर हम बोलते हैं तो हमें आवाज नहीं सुनाई देती अपनी। तुम बोलोगे तो तुम्हें अपनी आवाज क्यों सुनाई देगी? जी सर, तो हम सोचते हैं हमारी आवाज नहीं जा रही है वहाँ। नहीं, हमारी आवाज भी तुम्हें आ रही होगी। जी आ रही है। ये नरैनी के तुम ही हो? नहीं सर, मौदहा। अच्छा, तुम नौदहा के हो। यहाँ ऑफलाइन में क्लास करने जी। कभी आए हो? जी सर, एक दिन आए थे। किस दिन आए थे? सर जिस दिन कार्यक्रम हुआ था अच्छा अच्छा। उस दिन आए थे। चलो, तो आज हम लोगों को पढ़ना है गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन, मतलब गॉस का नियम जी और सर। उसके अनुप्रयोग। गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, माइक बंद कर लो, अब जब कुछ पूछना हो तब खोल लेना। जी सर। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक। ठीक है। और हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, हमने कहा था कि कोई अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र जो है या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है उससे बाहर की ओर, उससे बाहर की ओर, और अगर ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर। ठीक है, ये बात कल हो चुकी थी। अब जो आज हम लोगों को देखना है वो हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना। हम लोगों को क्या है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इसको दिखाते हैं हम लोग, ये सिंबल होता है फाई का। अच्छा, अभी तक हम लोग जानते हैं कि एक राशि होती है क्षेत्रफल, जिसको हम लोग जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में। अच्छा, ये बताओ सदिश राशियां और अदिश राशियां जानते हो? जी सर। क्या होती हैं? सदिश राशि सर वो होती हैं जिनमें दिशा दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात होते हैं। अच्छा, और अदिश राशियां? अदिश राशि में दिशा ज्ञात नहीं होती और केवल परिमाण ज्ञात होता है। अच्छा, अब जो ये क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, जी। ये सदिश राशि है या अदिश राशि है? अदिश राशि है सर। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये अदिश राशि है ना? जी।
लेकिन अब से ये जान लो कि जो क्षेत्रफल है वो अदिश राशि नहीं, वो सदिश राशि है। ठीक है, जी क्षेत्रफल जो है वो अदिश नहीं सदिश राशि है। अब अगर ये सदिश राशि है तो इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होने चाहिए। जी सर। तो ये मान लीजिए कोई आपका पृष्ठ है, ठीक है, इसकी जो है लंबाई L है, जी चौड़ाई B है, ठीक है। जी तो इसके क्षेत्रफल का जो परिमाण होगा वो होगी लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। जी और इसकी जो दिशा होगी वो इसके पृष्ठ के लंबवत। जैसे अगर ये पृष्ठ इस तरह है, जिस तरह ये व्हाइट बोर्ड है, तो इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे, ठीक। अगर ये पृष्ठ इस तरह रखा है सीधा सीधा, तो इसके लंबवत इस तरह, ठीक है। तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसका परिमाण तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो ये क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, एक सदिश राशि हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वैद्युत फ्लक्स पर, कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स, लिखो वैद्युत फ्लक्स के बारे में जरा। लिखो जी बोल रहे हैं। कि किसी पृष्ठ से किसी पृष्ठ से लंबवत जी गुजरने वाली लंबवत गुजरने वाली गुजर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, माइक बंद कर लो। जैसे मान लो ये एक पृष्ठ है, ये ऐसा कोई पृष्ठ है। अब कह रहा है कि इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं या उन्हीं को वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब मान लीजिए वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे है, तो इस पृष्ठ से लंबवत, अब जरा लंबवत का मतलब समझना। जैसे कि अगर ये पृष्ठ इस तरह रखा हो, इस तरह रखा हो, ठीक है ना। अगर ये पृष्ठ इस तरह रखा है तो इससे लंबवत का मतलब इसको पार करते हुए निकल जाए। ये देखो ऐसे लंबवत, इसके लंबवत जो बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स। लंबवत गुजरने वाली रेखा, कैसे, लंबवत गुजरने वाली जो रेखाएं हैं, मतलब ऐसे नहीं, इसको छू के नहीं निकलना, इसको जैसे ये पृष्ठ है तो इसको छू कर नहीं निकलना, लंबवत, ठीक है ना, लंबवत इसको पार करते हुए जो चली जाएंगी, ऐसी जो बल रेखाओं की संख्या है वो क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है इसको कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, किन बातों पर निर्भर करता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे एक, ये मैं पहले का कंडीशन बना देता हूं। ये स्टार्टिंग में ये एक पृष्ठ है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये ऐसे हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अभी वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या फ्लक्स 8 होगा? नहीं,
फ्लक्स वही माना जाएगा, वही रेखाएं मानी जाएंगी जो पृष्ठ से लंबवत गुजर रही हो। तो देखिए, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, ये 4 रेखाएं ऐसी हैं जो पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं। तो यहां पर जो आपका फाई है वो हो गया है 4। यहां पर जो फाई है वो कितना हो चुका है? 4। अब अगर यदि क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, यदि क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, मतलब ये जो पृष्ठ है इसको मैं बड़ा कर दूं, इस पृष्ठ को बड़ा कर दूं, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैसी की वैसी ही हैं, पृष्ठ को आपने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। जब पृष्ठ को बड़ा कर दिया तो जो रेखाएं इसके बाहर से जा रही थी, जो रेखाएं इसके बाहर से जा रही थी, वो भी कहां हो गई? इसके अंदर हो गई। और जो फ्लक्स है वो बढ़कर कितना हो चुका है अब? 8। ए बढ़ेगा तो जो फाई है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये तो हो गया नंबर 1। अब क्षेत्रफल को ना बढ़ाया जाए, क्षेत्रफल इतना ही रहेगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है उसको बढ़ा दिया जाए। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास आ जाती हैं। याद रखेंगे कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास आ जाती हैं। तो देखिए, पृष्ठ यही छोटा वाला बना लीजिए, पृष्ठ यही छोटा वाला बना लीजिए, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थी अब वो पास पास आ जाएंगी। ये रेखाएं कहाँ आ गई? अभी देखो ये दूर दूर थी, ये रेखाएं पास पास आएंगी तो सब रेखाएं इसके अंदर से गुजरने लगेंगी। तो फाई फिर से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि फाई क्या हो गया? पहले 4 था, फिर क्या हो गया? 8। कब? जब आपने ई बढ़ाया। तो जब ई बढ़ा तो फाई क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी फ्लक्स बढ़ रहा है और वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर भी फ्लक्स बढ़ रहा है। अब तीसरा, ये मान लीजिए आपका पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का जो क्या होगा? इस पृष्ठ की जो दिशा होगी, ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ध्यान रखिए, ये सभी पृष्ठ कैसे हैं? ऐसे रखे हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पार करके निकल रही हैं। तो ये पृष्ठ अगर ऐसे रखा हुआ है तो जो इसका लंब है, अभिलंब, जिसकी मतलब हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे, पृष्ठ के लंबवत, वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? ए कैप क्षेत्रफल सदिश। अब मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे ना होकर ऐसे हो, मतलब इसके अभिलंब से या इसके लंब से जो है, ये जो आपका क्षेत्रफल सदिश है, उससे कितना कोण बना रही हो? थीटा। यदि ई और ए के बीच थीटा कोण हो तो हमारी परिभाषा ये कहती है कि हमको वही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लेनी है जो पृष्ठ के लंबवत हो। हमें वही क्षेत्र रेखाएं लेनी है जो पृष्ठ के लंबवत हो। तो पृष्ठ के लंबवत कौन सी होंगी? जो इधर जा रही होंगी। ये पृष्ठ ऐसे रखा है, जो सीधे जा रही होंगी वो लंबवत होंगी। तो अगर इस ई के मैं घटक करूं तो आपने सदिश चैप्टर में पढ़ा होगा कि जिस तरफ कोण बनता है उस तरफ जाता है आपका कॉस थीटा। तो ये हो गया ई कॉस थीटा, और उसके लंबवत जाता है ई साइन थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो ई कॉस थीटा है, देखिए ये आपका पृष्ठ है, ये देखिए ऐसे पृष्ठ है। जो ई कॉस थीटा है वो पृष्ठ के लंबवत है, और जो ई साइन थीटा है वो लंबवत नहीं है, वो पृष्ठ के क्या है? समांतर। देखिए ये पृष्ठ पृष्ठ को छू कर निकल रहा है, और ई कॉस थीटा पृष्ठ के लंबवत। यानी कि कौन सा हम इसका घटक लेंगे? केवल और केवल ई कॉस थीटा, क्योंकि हमारी परिभाषा ये कहती है, हमारी परिभाषा ये कहती है कि पृष्ठ के लंबवत। तो पृष्ठ ऐसे रखा है, इसके लंबवत केवल ई कॉस थीटा। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र का केवल ई कॉस थीटा घटक ही लिया जाएगा। अब ये जो तीनों बातें हैं इनको मिला दें अगर हम, तो जो फाई है आपका वो क्या हो जाएगा? देखिए, माइक बंद कर लो बेटा, माइक बंद कर लो। जी सर, जी सर। जो फाई है वो देखो क्या हो जाएगा? फाई ए पर निर्भर कर रहा है, फाई ई पर निर्भर कर रहा है, और फाई थीटा पर निर्भर कर रहा है। ई पर कैसे निर्भर कर रहा है? ई कॉस थीटा की तरह। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ई कॉस थीटा और ए।
देखिए ई पर निर्भर कर रहा है, ए पर निर्भर कर रहा है, थीटा पर। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ई ए को पहले लिख लिया और कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका फाई, और एक इसका सूत्र क्या बनेगा यहां से, ई डॉट ए। आपने पढ़ा होगा अदिश गुणन ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर लिखा था ई ए कॉस थीटा, तो इसको लिख लिया ई डॉट ए। तो ये आपके वैद्युत फ्लक्स का एक क्या मिल गया आपको, फार्मूला मिल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको सही से। नोट हो गया। जी सर। जी सर, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तुम लोगों के मित्र कहाँ हैं यार, एनडीए वाले? 2 ही 3 लोग बच्चे क्लास में आ रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? सर वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं, सबको मैसेज कर दिया है। जब नहीं पढ़ना लिखना था तो कहे को जो है यहाँ एडमिशन लिया था उन्होंने? सर मोबाइल लेने के लिए। मोबाइल लेने के लिए? जी। मोबाइल कौन सा मोबाइल, जो सरकार देगी? यस सर, स्मार्टफोन जो मिलने वाला है। हाँ, तो वो उनको नहीं मिलने वाला है जो क्लास नहीं करेंगे। उसके लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अब जब सर नहीं ले रहे हैं तो क्या किया जाएगा, उनका पहले मन ही नहीं उनको करता पढ़। पहले उनको छांटा जाएगा जिनकी 75% उपस्थिति है। हम्म। फिर उनकी परीक्षा कराई जाएगी। जी। फिर उसमें जो पास होंगे वो तो, जिनकी उपस्थिति ही नहीं है तो वो तो पहले ही बाहर हो गए। भाई सब किसी को देने लगेगी सरकार तो हो चुका सरकार का काम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवेश घनत्व। आवेश घनत्व 3 तरह का है। एक है रेखीय आवेश घनत्व। ये सब गॉस का नियम पढ़ने के लिए जो चीजें उपयोगी हैं हम उनको पढ़ रहे हैं अभी। इसके बाद क्या पढ़ना है, गॉस का नियम, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा है
आयतनिक आवेश घनत्व। देखिए तीन ही चीजें होती हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि अगर केवल लंबाई है, लंबाई चौड़ाई मिल गई तो क्या बन गया, क्षेत्रफल बन गया, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई तो आयतन बन गया। तो रेखीय का मतलब केवल एक रेखा यानी कि केवल लंबाई, पृष्ठ का मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों हो, आयतनिक का मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। इसका मतलब क्या है कि जब आवेश किसी रेखीय चालक पर या किसी रेखा पर हो, जैसे ये कोई रेखा है, इस पर आवेश है और इसकी लंबाई L है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर आवेश कितना होगा, तो आप बताएंगे कि इसका रेखीय आवेश घनत्व दिखाते हैं लैम्डा से, वो होता है Q/L। मतलब एकांक लंबाई में उपस्थित जो चार्ज है यानी कि जो आवेश है, एकांक लंबाई में उपस्थित जो आवेश है वो क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। यहां से अगर कोई पूछे आवेश कितना है तो लैम्डा इंटू एल। ठीक है, लैम्डा क्या है आपका, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। इसी तरह अगर आवेश किसी रेखा में ना होकर किसी पृष्ठ में हो, ये कोई पृष्ठ है आपका, इस पूरे पृष्ठ में आवेश है, कितना है नहीं मालूम, हमें केवल ये मालूम है कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो a है। ठीक है, इसको दिखाते हैं सिग्मा से, तो हम कहेंगे इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो Q/A है। ध्यान से देखिए, यहाँ केवल लंबाई थी तो Q/L, यहाँ क्षेत्रफल है तो Q/A। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहां से अगर Q निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा A। इसी तरह आयतनिक आवेश घनत्व दिखाते हैं रो से, ये क्या है, रो। अगर मान लीजिए कोई क्या है आपके पास, गोला, गोला क्या है, गोले के पास क्या होता है, आयतन होता है कि नहीं होता, वृत्त नहीं है ये, गोला है, मतलब भरा हुआ है। इसका आयतन मान लीजिए V है, तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो Q/V हो जाएगा, यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, आयतनिक आवेश घनत्व। यहां से अगर Q लिखेंगे तो Q बराबर हो जाएगा रो इंटू V। तो ये तीन तरह के आवेश घनत्व हैं जो हमारे काम आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो इसको बना लीजिए इसी तरीके से और नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश आयतनिक आवेश घनत्व। हो गया सर। चलिए, अब हमारी हेडिंग है गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम ये कहता है किसी बंद पृष्ठ से
निकलने वाला या गुजरने वाला कुल फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 ε0 गुना होता है। मतलब अगर कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ का मतलब कि कोई गोला हो, कोई क्या हो, गोला हो, कोई क्या हो आपके पास, बेलन हो, कोई क्या हो, बेलन हो, तो इनसे जो निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या है, मान लीजिए फाई नेट, यानी कि कुल वो क्या होगा, क्यू इन का मतलब जो पृष्ठ के अंदर आवेश है, इनका मतलब इनसाइड बटे एप्सिलॉन 0। मतलब आवेश हमें वही लेना है कौन सा जो पृष्ठ के अंदर हो। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका बंद पृष्ठ है, यहां पर है आवेश Q1, यहां पर है आवेश Q2, यहां पर है Q3, यहां पर है इसकी बाउंड्री पर Q4। तो आपसे पूछे कुल फ्लक्स बताइए, तो देखिए क्या हो जाएगा, कुल आवेश कितना है इसका जो पृष्ठ के अंदर हो। Q3 तो बाहर है, कोई मतलब नहीं, Q4 जो है वो उसके पृष्ठ पर है, पृष्ठ वाला नहीं लेना, पृष्ठ के अंदर। तो कौन कौन सा हो जाएगा, कुल आवेश Q1 प्लस Q2 कितना बटे एप्सिलॉन नॉट। बाहर का आवेश, पृष्ठ का आवेश नहीं लेना, कौन सा आवेश लेना है, केवल और केवल जो आवेश उस परिपथ के कहां हो, अंदर हो। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है। यस सर। जी सर। भैया क्या हुआ बताओ। नो सर, माइक खुला था इस वजह से बोल रहा था। हो गया सर। चलिए, अब देखिए जो गॉस का नियम आपने पढ़ा, इसका जो उपयोग है वो ये है कि सममित आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखो अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक इसके पहले जब गॉस का नियम नहीं पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक बिंदु आवेश अगर Q है तो इसके कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बटे R² आती थी। लेकिन हमने अभी तक ये कहीं नहीं पढ़ा था कि अगर ये कोई लाइन है, कोई रेखीय चालक है, इस पर आवेश Q है, तो इससे R दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। अब हम यहाँ पर नहीं लगा सकते KQ अपॉन R²,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर केवल Q आवेश इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी पर था, लेकिन यहाँ पर ये Q आवेश इस पूरी लाइन पर है, तो कहाँ से नापेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहाँ से, तो ये हम नहीं बता सकते। तो इस तरह के जब आपके पास आवेश आ जाएं जो बड़े बड़े हों, जैसे ये लाइन पर है, अब कोई पृष्ठ दे दे कि बताओ ये पृष्ठ है, इस पर आवेश प्लस 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 या माइनस 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 है, अब इस पृष्ठ से r दूरी पर बताइए वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। या कोई आपको क्या दे देगा, कोई गोला दे देगा कि ये कोई गोला है, इस पर आवेश है आपका, और इससे बताइए r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ये आपने नहीं निकाल सकते इस वाले तरीके से। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, गॉस के नियम की। गॉस के नियम में एक चीज आपको यूज करनी है, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक काल्पनिक सममित पृष्ठ। सममित का मतलब समझते हैं कितने लोग, सममित का मतलब समझते हैं, समान सर। सममित का मतलब होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा, जी समान। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, माइक बंद कर लो, अब हम लोग देखते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो क्या क्या अनुप्रयोग है, यही अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग हैं। पहला, जब कोई रेखीय चालक हो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब कोई इस तरह का चालक हो मतलब जिसमें जिसके पृष्ठ पर आवेश हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किसी गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 3 हमारे क्या हैं, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, किसी अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई अनंत लंबाई का रेखीय चालक है, कोई अनंत लंबाई का रेखीय चालक है। अब अनंत तक तो बना नहीं सकते, तो हमने डॉट 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 कहाँ कर दिया इसको, अनंत। ये कोई रेखीय चालक है जिसकी लंबाई, इतनी लंबाई कितनी है जितनी हम ले रहे हैं वो L है, और इस पर मान लीजिए कि आपने धनावेश दे दिया है, धनावेश। अब मान लीजिए इससे R दूरी पर कोई बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहला काम जो आपका होगा, हमेशा जब भी आप गॉस का नियम लगाएंगे, पहले आपको एक गॉसियन पृष्ठ बनाना है। गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक काल्पनिक सममित पृष्ठ। सममित का मतलब एक जैसा हो। तो जैसे इस लाइन से R दूरी पर आप इधर गए, तो इस लाइन से R दूरी पर इधर भी आइए। अब एक ऐसा पृष्ठ बनाइए कि जो कैसा हो, सममित हो। तो ऐसा पृष्ठ अगर हम बनाएंगे तो वो हमें एक बेलन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक बेलन। ये हमको मिल गया बेलन, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, गॉसियन पृष्ठ, जो कि क्या है हमारा, R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलन। इसकी त्रिज्या कितनी है, ये R। अब देखिए इस पर कितने पृष्ठ हैं, इस पर हैं, किसी बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं मालूम है, किसी बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, 3। एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, और एक ये वक्रीय पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं, वक्रीय पृष्ठ। जैसे घर का आपके क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, गैस सिलेंडर, तो एक ऊपर वाला गोला, एक नीचे वाला गोला, और एक वो जो उसका वक्रीय पृष्ठ है। तो देखिए अगर मैं इस गोले का क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखूं, तो देखिए गोला कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश, इसका नाम दे दिया A1।
इस तरह इसका गोला ऐसे होगा तो नीचे की तरफ इसका क्षेत्रफल सदिश होगा A2, और ये वक्रीय पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ A3। ये धन आवेश है इस चालक तार पर, तो इस धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी होगी, बाहर की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे है, बाहर की तरफ। हर जगह यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र कैसा है, बाहर की तरफ, यहां पर भी कैसा है, बाहर की तरफ। तो पहला काम हमारा होगा कुल आवेश निकालना। कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश बताइए। देखो ये अनंत लंबाई का एक चालक है। अब हमें क्या मालूम कि इस पर कितना आवेश है, क्योंकि अनंत तक कोई नापने तो जाएगा नहीं, अनंत तक कोई नापने तो जाएगा नहीं। लेकिन हमें ये जरूर मालूम है, अनंत तक का हमको आवेश नहीं मालूम, लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि इसकी एकांक लंबाई में जो आवेश है, देखिए लैम्डा बराबर क्या है, Q बाई एल। एकांक लंबाई में जो आवेश है वो क्या है, लैम्डा। तो यहां से Q निकाल सकते हैं आप, लैम्डा इंटू एल। इसकी लंबाई कितनी है, एल, लैम्डा इंटू एल। दूसरा काम है आपका कुल फ्लक्स निकालना। कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट। अब देखिए हर पृष्ठ का अपना फ्लक्स होता है, 3 पृष्ठ हैं तो 3 फ्लक्स हो गए। तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 क्या हो जाएगा, देखिए ई A1 कॉस थीटा, इसके और इसके बीच का कोण कितना है, देखो जरा, ए ऐसे है, ई ऐसे है, कोण 90 है, तो कॉस 90। E2 तो E A2, यहां पर भी कॉस कितना है, 90, और यहां क्या हो जाएगा, EA3 कॉस 0। देखिए इसमें E और A से एक दिशा में है। अब कॉस 90 क्या होता है, 0, ये भी 0, और ये क्या होता है, 1। तो यहां से जो फाई नेट आया, फाई नेट कितना आया भैया, देखिए EA3, तो E इस वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए जरा, बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRL। कितना होता है, 2πRL। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब लगाना है हमको नंबर 3 पर गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। ये कहता है कि जो फाई नेट है वो क्यू इन बटे एप्साइलन नॉट होगा। फाई नेट की वैल्यू जरा यहां से उठाओ, तो हो गई E इंटू 2πRL। क्यू इन की वैल्यू जरा यहां से उठाओ, तो हो गई लैम्डा एल अपॉन एप्साइलन, एल से एल कट गया, तो E बराबर क्या आया, लैम्डा बाई 2πR एप्साइलन 0। ठीक है ना, ये क्या है, लैम्डा। यानी कि किसी रेखीय चालक से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, लैम्डा बटे 2πR एप्सिलॉन 0। यानी कि E जो है वो 1 बटे R के क्या है, या R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। जबकि कोई बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती आती थी। इसलिए हम ये फॉर्मूला हर जगह यूज नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है हमारे पास, गॉस का नियम आया। ठीक है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1 बटे R।
हो गया सर। सबका हो गया? जी सर। संजय, तुम कहाँ के रहने वाले हो? नारायणी सर। अच्छा, तुम नारायणी वाले हो। अवधेश, तुम कहाँ के हो? चिलेहटा। कहाँ के? चिलेहटा। ये कहाँ पड़ता है? त्रिवेणी के पास। त्रिवेणी चिलेहटा, भूरागढ़ के उस तरफ। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग सब एक ही दिन आए होगे केवल क्लास करने यहाँ? नहीं सर जी, पहले भी आते थे, और जो आप पहले फिजिक्स पढ़ाते थे नीट में, वहाँ भी आते थे। अच्छा, नहीं ऑफलाइन में? नहीं, ऑफलाइन में आते रहे हैं रेगुलर। अच्छा अच्छा। तो अब जब कोचिंग खुलेंगी तो फिर से आना है? यस सर। यस सर, कब खुलने वाली है? अब यार देखो, जब सरकार खोलने के लिए कहे। जी। तो तुम लोग इंटर सब लोग पास कर चुके हो? यस। कब, इसी साल वाले जी में कि पहले? पहले सर। तो ये तुम लोग का एग्जाम कब है एनडीए का? 11 नवंबर। 11 नवंबर को है कि और पहले है? नहीं सर, डेट बढ़ गई, पहले 5 सितंबर थी। अच्छा, जी। तो तैयारी चल रही है सही? यस जी। सर। मैथ वैथ पढ़ रहे हो? अब मैथ की क्लास तुम लोग की चलेगी मंडे से। जी। ओके सर। मैथ की भी चलेगी, इंग्लिश की भी चलेगी। ओके सर। और थैंक जो यू। है जनरल साइंस में हिस्ट्री चलेगी, अभी हिस्ट्री। ओके ठीक सर। है? जी जी सर। सर। वही बताया था, जैसे मैंने कल बताया था कि शुरू के 3 दिन जो है आपके, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार, उसमें पहली क्लास जो रहेगी मतलब 8 या 8:15 से, वो रहेगी मैथ की। और दूसरी क्लास रहेगी इंग्लिश की। जी। और उसके बाद के 3 दिन में पहली क्लास आपकी रहेगी यही मतलब जनरल स्टडीज, जैसे उसमें अभी हिस्ट्री चल रही है, बाद में फिर क्या चलेगी, जियोग्राफी या पॉलिटी। और दूसरी क्लास रहेगी आपकी साइंस की, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओके सर। अब जो है क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है? अब जैसे ही ऑफलाइन खुल जाएगा तो वैसे ही जो है आप लोगों को बुला लिया जाएगा। सर लॉकडाउन तो खुल गया, 9 से 9 अलाउ हो गया। लॉकडाउन खुला है ना, अभी स्कूल स्कूल खोलने का, कोचिंग खोलने का आदेश नहीं आया ना। हम्म। अगर आदेश आ जाता है तो फिर ठीक है, नहीं आता तो फिर देखते हैं। नहीं, इस तरह तो चलता ही रहेगा। इस जी तरह में कोई ओके सर। दिक्कत नहीं समझ में आ रही होगी, मुझे लग रहा है सही चल रहा है। सर, जैसे ऑफलाइन कोचिंग खुल जाएंगी तो ये बंद हो जाएगा क्या? हाँ, फिर ये बंद हो ये जाएगा। टीचमेंट है तो सर फिर टीचमेंट बंद हो ऑनलाइन, जाएगा। ऑनलाइन कैसे पढ़ाना पड़ेगा? तो फिर ऑनलाइन नहीं, फिर आके पढ़ना होगा यहाँ। जी। ठीक है? जी सर। चलिए, अब देखते हैं इसका दूसरा अनुप्रयोग। अभी कोई रेखीय चालक लिया था, अब लेते हैं कोई चालक सीट, मतलब कोई क्षेत्रफल वाली संरचना लेते हैं। अभी ये कैसी थी, लंबाई वाली संरचना। चलिए,
दूसरा क्या है इसका, किसी अनंत समतल चादर, किसी अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए कोई समतल चादर बना लेते हैं, मतलब समतल चादर का मतलब ऐसे, इस पर मान लीजिए कोई आवेश है, प्लस प्लस करके दे दिया। अब मालूम नहीं कितना दिया है, लेकिन अब वो, क्योंकि हम नाप भी नहीं सकते, अनंत तक की समतल चादर है, खूब बड़ी ऐसे, और हमें लेकिन ये बता दिया है कि जो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा। ठीक है, अब मान लो कह रहा है कि इससे r दूरी पर चले जाइए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। हमने कहा r दूरी इधर गए हैं तो r दूरी इधर भी चले आए, और फिर से एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। इस बार जो ये पृष्ठ आपका देखिए ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि बना नहीं सकते हैं ऐसे, तो ये रखा ऐसे हुआ है। तो एक हमने फिर बनाया अपना पृष्ठ, जो कि क्या मिला हमें, फिर से एक बेलन जो कि इस तरह का है। ठीक है, ये ऐसे, और ये दोनों क्या है इसके, ये, ठीक है, ये हमारा बेलन इस बार इस तरह का है। ठीक, अब देखो काम फिर से वही है, इसमें देखो फिर से कितने पृष्ठ होंगे, 3 पृष्ठ होंगे। एक पृष्ठ ये वाला, ये पृष्ठ बेलन कैसे बनाए, ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो कैसे जाएगा, ऐसे a1, इधर क्या होगा a2, और तीसरा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ a3। ठीक, क्या है ये a3। ये धन आवेश की प्लेट है, चादर है, तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो गया। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो गया। ठीक है, अब चलिए फिर से वही काम, पहला क्या निकालना होता है, कुल आवेश। तो कुल आवेश हम जानते हैं क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा बराबर क्यू इन बटे ए, तो यहां से क्यू इन कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए, और इसको मान लेते थे क्या, समीकरण 1। अब इस पे आ जाइए, क्या निकालना होता था, कुल फ्लक्स। कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई नेट, फिर से क्या हो जाएगा, फाई1 प्लस फाई2 प्लस फाई3। अब जरा फाई1 को देखिए, ये है, तो E A1 कॉस E और A के बीच में इस बार कोण कितना है, 0। देखिए E भी इसी तरफ है, A भी इसी तरफ है। फाई2 क्या हो जाएगा, EA2 कॉस, यहां पर भी देखिए क्या है, 0, और ये क्या हो गया आपका फाई3 यानी कि EA3। अब देखिए E ऐसे है और A3 ऐसे है, तो ये बीच का कोण कितना है, 90, तो EA3 कॉस 90, कॉस 90 0, कॉस 0 1, कॉस 0 1। तो यहां से जो फाई नेट आ गया वो आ गया 2E, या इसको देखिए EA1 क्या हो जाएगा, इधर देखिए EA1 प्लस EA2। A1 कितना होगा बताइए जरा, देखिए जो A1 होगा क्या वही A2 होगा, क्योंकि आपने क्या माना है कि आपकी जो आकृति है वो कैसी है, सममित, तो इस दोनों को क्या मान लेते हैं A, तो EA प्लस EA। अरे दोनों किसके बराबर होंगे, अगर ये इसको आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो EA कितना हो गया, 2EA फाई नेट। समीकरण इसको क्या मानना है हमें, 2। फिर हम लोग क्या लगाते हैं नंबर 3 पर, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय कहती है कि जो कुल फ्लक्स है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होने वाला है। तो कुल फ्लक्स जो आया है वो आया है 2EA, और जो क्यू इन है वो है सिग्मा ए, और नीचे है एप्सिलॉन नॉट, ए से ए मर गया, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, किसी समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
हो गया सर। हो गया। जी सर। अच्छा, ये सब आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? जी सर पढ़ा था। कोचिंग पढ़ते थे कहीं? कोचिंग नहीं सर, कॉलेज में पढ़ाया जाता था। अच्छा, कौन से कॉलेज में थे? सर नारायणी में जो पंडित दीनदयाल है। सरकारी कॉलेज है? ना ही प्राइवेट कॉलेज है। अच्छा अच्छा, वहाँ पढ़ाई होती है? जी सर। अच्छा। अब देखो, इस वाले समीकरण में अगर देखा जाए E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 में, तो इसमें एक खास बात है। खास बात यह है कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने गए थे प्लेट से r दूरी पर, समतल चादर जो हमारी है उससे r दूरी पर। लेकिन ये जो वैद्युत क्षेत्र का जो क्या आया है, आपके फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में कहीं r का कोई भी पद नहीं आ रहा, कोई भी टर्म नहीं आ रहा। इसका मतलब जैसे पिछले वाले में देखिए, r दूरी पर गए थे तो नीचे क्या आ रहा था, r आ रहा था, लेकिन यहां पर r का कोई भी टर्म नहीं है। r का कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि किसी अनंत समतल चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना, दूरी पर निर्भर नहीं करती है। नहीं। मतलब चादर के चाहे बिल्कुल बगल में देखो, चाहे थोड़ा दूर जाकर देखो, चाहे दूसरी तरफ देखो, चाहे थोड़ा और बगल में जाकर देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही रहेगी। क्या रहेगी? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेट है आपके पास और एक प्लेट ये, मतलब यही समतल चादर जो आपने अभी देखी थी, इस पर धन आवेश दिया हुआ है और इस पर ऋण आवेश दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका भी क्या है, सिग्मा है। यहां पर एक बिंदु ए है, यहां पर एक बिंदु बी है और यहां पर एक बिंदु सी है। ठीक है, प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि ई ए कितना होगा, ई बी कितना होगा और ई सी कितना होगा, जरा निकालो। ए पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, बी पर वैद्युत क्षेत्र कितना है और सी पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, ये अपने को निकालना है।
सर समझा दीजिए थोड़ा सा। नहीं आ रहा है? नो सर आ रहा, लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो रही है। कुछ आया, क्या आया बताओ। सर ई अपॉन सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पर? ए का सर आया है। अच्छा चलो देखो, यस सर। तुमने अभी देखा था कि कोई प्लेट है, उसके कारण यस। जो वैद्युत क्षेत्र आता है ई बराबर वो आता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दूरी पर निर्भर नहीं करता। अब नो। अगर इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु पर एक एक ये प्लेट है और एक ये दूसरी प्लेट है, तो इसके यस। कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी और इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। ये धन आवेशित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी? बाहर की तरफ। ये ऋण आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी? अंदर की तरफ। अब क्योंकि प्लेट, ये जो चादर है, इसके कारण, माइक बंद कर लो जरा, क्योंकि प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगी जो इसके कारण होगी, भले ही इसकी दूरी इस बिंदु से ज्यादा है, क्योंकि दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रहा। तो जो E प्लस आया वो क्या आया? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो E माइनस आया वो भी कितना आया? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें निकालना है कुल वैद्युत क्षेत्र, तो एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 0। तो ए पर वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा? 0। जरा सी पर देखिए, इस ऋण की वजह से अंदर की तरफ, इस धन की वजह से बाहर की तरफ, फिर से वही आएगा। ई सी बराबर क्या? ई प्लस माइनस ई माइनस, ये क्या होगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा? 0। अब जरा इस पर देखिए, धन आवेश के कारण बाहर की तरफ तो E प्लस, और ऋण आवेश के कारण अंदर की तरफ तो ये क्या हो गया? E माइनस, दोनों एक ही दिशा में हो गए। तो जो EB है वो कितना हो जाएगा? E प्लस, और ये E माइनस, एक दिशा में है तो जोड़ दिया था, विपरीत दिशा में थे तो घटा दिया था। तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा? बोलो। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिख लो, 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा मिलके क्या बन गया? 1। 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इन नॉट। EB। समझ में आया? यस सर। नोट कर लो। एक बार और समझा दीजिए, हमारा वीडियो ऑफ हो गया था। देखो, दो प्लेट दी थी, एक पर धनावेश था एक पर ऋणावेश था, ठीक है? जी। 3 बिंदु थे A, B और C, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमसे पूछ रहा है। जब बिंदु A की बात करें तो बिंदु A पर, जैसे आपने पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत, तो अगर दो आवेश हैं तो दोनों आवेश के कारण वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। हमने बताया था अगर एक ही दिशा में हो तो जोड़ दीजिए, विपरीत दिशा में हो घटा दीजिए, अगर किसी कोण पर हैं तो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या? रिजल्टेंट, परिणामी वाला, अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये हम लोगों ने कल देखा था। यहां पर हमने देखा बिंदु ए पर, तो जो धन वाली प्लेट है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कहां होता है? धन के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, ऋण वाले के कारण अंदर की तरफ। तो हमने ए बिंदु जी। पर देखा कि दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में है। जी। जब विपरीत दिशा में है तो कुल वैद्युत क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा? दोनों को घटाना पड़ेगा। तो E जी। प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो E माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों को घटा दिया। अब E जी। प्लस वाली जो प्लेट है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना आएगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। जी। अभी हम लोग ने देखा था ना, किसी प्लेट के कारण, चादर के कारण जी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जी। जो ऋण वाली प्लेट है उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा। जैसे जो हमारा बिंदु ए है
वो धन प्लेट के पास में है, ऋण प्लेट से थोड़ा दूर है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, वो दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रही। तो दोनों प्लेटों के लिए उसका मान क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो जब हमने प्लस और माइनस का मान रख के उनको घटाया तो दोनों का मान क्योंकि एक बराबर है तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0। यही चीज कहां पर हुई है, बिंदु सी पर। धन आवेश के कारण बाहर, ऋण आवेश के कारण अंदर, दोनों का मान एक बराबर, घटा दिया तो क्या आ गया, 0 आ गया। बिंदु बी जी जो सर, दोनों समझा। प्लेटों के, जो बिंदु बी जो दोनों प्लेटों के बीच में है, उस बिंदु पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने दिशा देखी तो दोनों दिशाएं एक जैसी थी। धन आवेश के कारण बाहर की तरफ, ऋण आवेश के कारण अंदर की तरफ, तो दोनों को जोड़ दिया। अंदर की तरफ। जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 है, फिर दूसरा भी 1/2 है, आधा आधा मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जी ठीक सर। है, जी। नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया। जी। अब देखिए जो तीसरा इसका गॉस के नियम का उपयोग है कि कोई जैसे हमारे पास गोलीय चालक हो, तो गोलीय चालक पर मान लीजिए आवेश दिया हुआ है, और अगर मान लीजिए ये जो आवेश है, ये बहुत आसान वाला केस है इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। मान लीजिए आवेश क्यू दिया है, अब इस गोलीय चालक से आप r दूरी पर गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो आती है KQ/r²। ये वही सूत्र है, अगर आप ध्यान से देखें, जो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने पर आता है। तो किसी गोलीय चालक के कारण, ये क्या है, गोलीय चालक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वही होती है जो किसके कारण होती है, बिंदु आवेश के कारण। जैसे मान लिया हमने कि ये बिंदु आवेश कहाँ रखा हो, इसके केंद्र पर, देखिए केंद्र से r दूरी पर ये तीव्रता का फॉर्मूला आ गया, तो ये आपको याद कर लेना है। अच्छा, चालक का जो आवेश होता है, अगर ये चीज आपको मालूम हो तो ध्यान दीजिएगा, चालक का जो आवेश होता है वो हमेशा उसके पृष्ठ पर होता है। मतलब अगर किसी चालक को आप आवेश देंगे तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। इसलिए देखिए कहां बनाया है, पृष्ठ पर। तो इस गोले के कारण जो बाहर वाला बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है, वही KQ/r²। लेकिन अगर किसी अंदर के बिंदु पर, अंदर अगर कोई बिंदु R है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कोई आवेश ही नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है Q 0 तो E क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे कल देखते हैं जो भी टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। कल मेरे समझ से चुंबकत्व चुंबकीय क्षेत्र वाला कोई टॉपिक है तो उसको भी देखेंगे कल। ठीक है, जी सर। चलिए तो कल मिलते हैं इसी टाइम पर। जी जी सर, थैंक यू।